हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम फिर आपके सामने हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस अफेक्टिंग मार्केटिंग। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं, वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारे लॉज हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट वन है सिर्फ वही बताऊंगा। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो टोटल 15 लॉज हैं। ओके, 15 लॉज। तो टोटल तो 15 लॉज हैं। इसके हिसाब से तो हमारी वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएंगी। तो मैंने आपकी ईजीनेस के लिए ये सोचा है कि हम इन लॉज के लिए 5 वीडियोस बनाएंगे, जिनमें हम ये लॉज 3-3 करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको वीडियो बोरिंग भी नहीं लगेगी और आप समझ भी जाओगे कि वो लॉज क्यों अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग को। तो इस वीडियो में जो 3 लॉज मैं आपको बताने वाला हूं वो हैं, द फर्स्ट वन इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेकेंड वन इज सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स 1930, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो ये 3 लॉज हैं जो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि ये मार्केटिंग को क्यों अफेक्ट करते हैं और इनका क्या रोल है किसी भी इलीगल बिजनेस को रोकने के लिए। तो चलिए बारी बारी से मैं आपको इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लॉज है क्या। फर्स्ट वन इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहली बात, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो ज़्यादातर लोगों के मन में ये एक डाउट आता है कि क्या ये लॉज जिसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं, क्या ये सिर्फ कुछ ट्रेडर्स के लिए है या फिर ये हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है। देखिए दोस्तों, जो ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इट डज नॉट पर्टेन ओनली टू द ट्रेडर्स और द बिजनेसमैन, बट द पॉइंट इज हर वो इंसान, हर वो पर्टिकुलर पर्सन, चाहते हुए या ना चाहते हुए, जब भी वो किसी भी सेकंड पर्सन के पास किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन करता है तो ऑटोमेटिकली वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है जिसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो जो सेकंड थिंग है, दैट इज इट इज एप्लीकेबल टू द एवरीडे लाइफ और फॉर्मल ट्रांजेक्शन। यस, इट इज एप्लीकेबल टू द एवरीडे लाइफ और फॉर्मल ट्रांजेक्शंस। अब एवरीडे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। मानिए आपने कोई टीवी परचेज किया या फिर आपने किसी भी तरह का कोई गैजेट परचेज किया, तो अल्टीमेटली आपका ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन यू एंड द शॉपकीपर। तो ये है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि अफेक्ट करता है बिजनेस को इस तरह से। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि अगर आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो। नाउ द सेकंड वन इज द सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स 1930। तो यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं बात करूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इंडिया में जो एक्ट है उसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। लेकिन अगर मैं बात करूं मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसके लिए जो एक्ट है उसका नाम है द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, जिसकी हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस एक्ट डील्स विद द मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। यह एक्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं गुड्स में किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है और किन चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है। जिनको इंक्लूड किया गया है वो है ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रास, ओल्ड करेंसी, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडमार्क, गुडविल एंड स्टॉक। और जिनको एक्सक्लूड किया गया है, एक्सक्लूड है इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, मनी एंड करेंसी। अब देखिए, ओल्ड करेंसी को मूवेबल गुड्स में इंक्लूड किया गया है लेकिन मॉडर्न करेंसी को नहीं किया गया। तो ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोस्तों अब जो ओल्ड करेंसी है वो चलती ही नहीं है। अब ओल्ड करेंसी को लोग सिर्फ खरीदते हैं। जिनकी हॉबी होती है ओल्ड करेंसी को कलेक्ट करने की, वो लोग काफ़ी सारा खर्चा करते हैं इन ओल्ड करेंसीज को खरीदने में। इसीलिए ओल्ड करेंसी को गुड्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अब आपने एक और चीज़ देखी होगी यहाँ पे, एक्शनेबल क्लेम। अब आपके दिमाग में आया होगा कि एक्शनेबल क्लेम क्या है। एक्शनेबल क्लेम बेसिकली मीन्स अनसिक्योर्ड डेब्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन किसी बैंक से लोन लेता है और बैंक से लोन लेने के लिए उसने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को, एग्जाम्पल गोल्ड को, गिरवी रख दिया और मान लीजिए उसकी साइड से डिफ़ॉल्ट हो गया, तो बैंक क्या करेगा, उस गोल्ड को सेल कर देगा और अपने पैसे रिकवर कर लेगा। लेकिन अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को पैसा दिया
और बदले में आपको आपके फ्रेंड ने एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, और अगर वो चेक क्लियर ना हो और उससे पैसा ना मिले, तो क्या आप उसकी किसी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं? नहीं, आप उसकी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, आप उस पर केस कर सकते हैं। तो इसी को अनसिक्योर्ड डेब्ट बोलते हैं। जहाँ पर आपकी डेब्ट अनसिक्योर्ड है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, तो इसीलिए इसको एक्शनेबल क्लेम भी बोल सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो जो ये एक्ट है ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट वन इज टू मेक रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। सेकेंड वन इज लाइसेंस ऑल द न्यू अंडरटेकिंग्स। जो भी नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जो भी नए नए बिजनेस आ रहे हैं, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है ये एक्ट। नाउ द थर्ड वन इज रूल्स फॉर रेगुलेटिंग प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन दिस शेड्यूल। नाउ द फोर्थ वन इज कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट ऑन दीज मैटर्स। नाउ द फिफ्थ वन इज एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ अ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज एक्ट है ये कुछ एम्पावरमेंट देता है गवर्नमेंट को फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 लॉज समझा दिए हैं। तो जो बाकी के लॉज बचे हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर एंड बी हैप्पी।